हेलो गाइस, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है वो इसका नंबर है क्लास 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आईसीटी के आगे के यूजेस या मैं बात करूँ इसकी लिमिटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं पीछे क्लास के कुछ टॉपिक से रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सके। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने पहले पिछली क्लास में देखा था कि कंप्यूटर के, या फिर मैं बात करूँ सबसे पहले हमने कंप्यूटर देखा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट एंड सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आईसीटी। आईसीटी में इसका फुल फॉर्म जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर हमने पढ़ा इसके जो थे यूजेस के बारे में। यूजेस इन द सेंस मैं बात करूँ कि इसके यूजेस हमारी डेली लाइफ में क्या थे, तो हमने उसमें देखा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चालू किए हैं। ठीक है, स्कीम्स कौन कौन सी चालू की है गवर्नमेंट ने, वो हमने देखी। ठीक है, इसमें से स्वयं हो गई, आई शेयर हो गया, ई बिज़नेस हो गया, और भी काफ़ी सारा था जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी चीज़ के यूजेस होते हैं, या मैं बोलूँ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसके लिमिटेशंस भी होती है कि किसी में कुछ अच्छाई है तो उसमें कुछ बुराई भी होगी। फिलहाल तो ये लिमिटेशंस जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, लिमिटेशंस के बाद में कुछ थोड़ा बहुत रहता है, 1-2 पेजेस का, वो देखने के बाद हम इसके इंट्रोडक्शन पे आएंगे। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि हम इसमें एग्जाम्पल टू टॉपिक चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, एग्जाम्पल टू टॉपिक चलेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस में क्या इसके लिमिटेशन है, मतलब टॉपिक दे दिया है इसका, सब टॉपिक गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस में क्या है कि सच ए शिफ्ट इन द ब्यूरोक्रेटिक culture may also meet a similar response as a bureaucracy ever reluctant to open reluctant to open up. Many create many hurdles to see that the power they wield over the information now they control is the now reduced up by bringing it in the public domain through net. मतलब कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक में आती है इसका यूज़, या फिर मैं बोलूँ ब्यूरोक्रेटिक में जो है इसके लिमिटेशन होते हैं कि जो भी उनको इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी होती है उनको उसमें हर्डल्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बिसाइड दिस openness and transparency in administration, which such activities attempt to advise would be also be feared by those sections of employee who do not want to get exposed of their inefficiency. इसमें ये होता है इसमें ये होता है कि जैसे क्या होता है कि ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी जो हम देखते हैं हर किसी जॉब में या हर किसी फील्ड में। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि एक ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी जो हमारी जॉब का हिस्सा होती है, ठीक है, उसको कुछ ऐसे वर्कर्स जो कि अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाना चाहते हैं, ये उनके लिए लिमिटेशन का के तौर पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है another constant is the paucity of fund, as in the case with the most of the public bodies in India. This exactly is a reason why such people should be taken as a public private initiative, getting entrepreneurs to invest in them. मतलब ये पब्लिक के सामने जो भी चीज़ें हैं वो मतलब रिलीज़ करने में उसमें दिक्कत आती है इसमें भी। नेक्स्ट है एक जो है स्टैंड अलोन कंप्यूटर सर्व्स नो पर्पस एंड इन इज़ एन इनजस्टिस टू इट्स इनहेरिटेड कैपेसिटी. These computers talking subconsciously without any human intervention is the key of administrative reform. It is also important that once the database are redated and set any further transaction be compulsion routed through the database, so that the database is routinely and subconsciously updated, remains relevant एंड डायनामिक ऑल द टाइम्स. ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो है वो
इनजस्टिस कर जाता है, किसके साथ में, कैपेसिटी के साथ में, कि कंप्यूटर जो है वो सबकॉन्शियसली अपना सारा काम कर देता है विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ज़रिए। इसमें उन कंप्यूटर्स की बात हो रही है जो कि काफ़ी एडवांस होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी नॉर्मल लिमिटेशंस हुई। अब हम बात करेंगे इसकी बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में क्या है, बेनिफिट्स में है बेटर ट्रांसपेरेंसी जो है वो अलाउ करती है गवर्नमेंट के डिसीज़न और पॉलिसीज़ को, जिससे जो पब्लिक है उसको ट्रांसपेरेंसी रहती है और वो क्या कर पाती है, सारे गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको बिना किसी बीच के लोगों के ज़रिए वो देख पाते हैं। एफिशिएंसी जो करंट सिस्टम की है, या फिर मनी और टाइम, यानी गवर्नमेंट अपना पैसा किस में लगा रही है, कितना लगा रही है, वो भी हम देख पाते हैं ऐप्स के ज़रिए या इनकी स्कीम्स के ज़रिए जो कि गवर्नमेंट रिलीज़ करती है पब्लिक में। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस विल बी पॉसिबल। मतलब इसमें गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में जो है कम्युनिकेशन आराम से हो जाता है। सोसाइटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मोबाइल सेक्शंस एंड द एबिलिटी ऑफ एन ई गवर्नमेंट सर्विस टू द एक्सेसिबल to citizen irrespective of location throughout the country bring the next and potentially biggest benefits। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम भले कहीं भी रहते हो पर हम हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं, किसके ज़रिए, ई गवर्नेंस के ज़रिए, ठीक है। ई गवर्नेंस के ज़रिए हम हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं। इसमें हमारे लिए हमारी लोकेशन, हमारे फिज़िकल बैरियर्स, हमारे लिए फ़िज़िकल जो हमारी लोकेशन होती है वो हमारे लिए बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, क्योंकि मोबाइल जो है वो सिग्नल्स के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सिग्नल्स क्या होते हैं हमारे जो कंप्यूटर लेते हैं। तो सिग्नल दो तरीके के होते हैं, एक तो डिजिटल, एक एनालॉग। एनालॉग में वही जो हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर में क्लास 1 में, कि ऐसे सिग्नल्स जो कि कंटिन्यूसली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और दूसरा डिजिटल सिग्नल जो है वो फिक्स रहते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो डिजिटल लेता है, मैं बात करूँ 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है गाइज। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो है बीच बीच में आती रहेगी, मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अगर कुछ, हाँ, ऑफ एन ई सर्विस of an e-government service as we live in what now termed as a knowledge era। एक्चुअली हमारा जो एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो टाइम है अभी का, ये नॉलेज एरा है। इसमें हमारे लिए इंटरनेट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, जिसके हमने अभी कुछ लिमिटेशंस और कुछ बेनिफिट्स देखे हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। हाँ, तो अब हमारा स्टार्ट होता है कि हमने कल भी देखा था कि मैंने आपको कहा था कि मैं पहले इसके यूजेस बताऊंगी। तो यूजेस में हमारे यूजेस हो गए, लिमिटेशंस हो गई और बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, बेनिफिट्स हो गए। अब मैंने कहा था आपको कि मैं यूजेस 2 या फिर एग्जांपल्स 2 टॉपिक चलूँगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स 2 टॉपिक चलूँगी। तो इसमें जो है हमारा पहला आता है इसका आईसीटी का इंट्रोडक्शन। क्या आता है इसमें, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टर्म दैट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेज एंड नेसेसरी एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेज, मिडलवेयर एंड द ऑडियो विजुअल सिस्टम। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, हमारा लैपटॉप हो गया जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए। कंप्यूटर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, हम बात कर रहे थे डिवाइसेस की। डिवाइसेस में मैं आपको बताती हूँ, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो तो इनपुट डिवाइसेस, और ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, इनपुट डिवाइसेस में आते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, ठीक है,
स्कैनर, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट डिवाइसेस में आती है। सिमिलरली मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस में दैट इज़ वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये आएगा प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर, और इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर और इसके एंटरप्राइजेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, मिडलवेयर और ऑडियो विजुअल सिस्टम। ऑडियो विजुअल सिस्टम्स कौन से होते हैं? जिनके ज़रिए हम देख और सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आता है? हमारा टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अब बात करते हैं कि आईसीटी अलाउ करती है स्टोर, ट्रांसमिट, मैनिपुलेट और एक्सेस करने का इन्फॉर्मेशन को। कि स्टोर तो हमने पढ़ाई तक कंप्यूटर जो है वो स्टोर करवा देता है डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को, और उसको फाइंड भी कर देता है। और इसमें ट्रांसमिट किसी एक जगह से दूसरी जगह पे भी भेजना, मैनिपुलेट उसको चेंज कर भी सकते हैं हम, और एक्सेस उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम कंप्यूटर को। होता है ना, हम कहीं भी हमारे घर से अगर हम कहीं पे लॉगिन करते हैं दूसरी जगह से, तो हम वहाँ से हमारे जो हमने घर पे अपलोड डेटा डाला था वो भी हम देख सकते हैं। Next, the term information technology was given by the Jim Domesky of मिशिगन in 1981। ये जिम डोमेस्की मिशिगन के जो थे उन्होंने ये टर्म को, आईसीटी टर्म को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या है हमारे डेली लाइफ में आईसीटी के? तो है ईमेल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिफर्स टू द ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है ई कॉमर्स, रिफर्स टू द आईसीटी इन बिजनेस। थर्ड वन है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग, दैट इज रिफर्स टू द आईसीटी इन बैंकिंग। एंड ई गवर्नमेंट इज़ रिफर टू द आईसीटी इन गवर्नेंस। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और आज भी मैंने आपको उसकी लिमिटेशंस वगैरह बताई थी, तो हमने उसका गवर्नेंस वाला टॉपिक देखा था उसका। अब बात आती है कि किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो अब उसमें क्या आते हैं? उसके टाइप्स यानी उसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या है? तो पहला है कंपोनेंट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका जैसे देखो बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन हम किससे के ज़रिए दे रहे हैं? तो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए। तो कंप्यूटर में हमारी क्या यूज़ होती है? टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहला हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी leads to the immense growth in the information transformation process and development in computer and communication technology that has enabled smooth management of information। मतलब एक जगह से डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, और हम जो है इसमें हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है, The rapid growth in communication technology has revolutionized the ICT sector। मतलब कंटिन्यूसली जो मैंने बात कही वो चेंज होती जा रही है या फिर बढ़ती जा रही है हमारी इसमें ग्रोथ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, सिलिकॉन चिप इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो है अभी आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स, सिलिकॉन चिप इंटरनेट, इन सब पे आ गई है। पहले हमारे क्या होते थे? टेलीफोन्स, ठीक है। टेलीफोन्स में जो है वो तार लगे हुए होते थे, उसके ज़रिए डेटा जो है ट्रांसफ़र होता था। अब जो है हमारे वो तार जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के बने हुए होते हैं, जिसमें सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि सिग्नल जो है ट्रांसफ़र हुआ इसमें, तो किसके ज़रिए हुआ? तो वो हुआ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए। किसके ज़रिए हुआ? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस डिजिटल नेटवर्क्स विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। अब इसमें जो है लाइट का काम में आता है, सोर्स ऑफ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे। लाइट इट इज़ यूज एज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्टिकल फाइबर एक्ट एज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग दीज सिग्नल्स। और जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ये मीडियम हो जाते हैं ट्रांसमिट करने का, किसको? सिग्नल्स को।
नेक्स्ट हमारी बात आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये हम वापस जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह इनमें सब में भी, स्पेस टेक्नोलॉजी इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे जितना हमारा यूज़ आता है हम उस हिसाब से देख लेते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी ऑफ द ICT सेक्टर। ठीक है, ICT सेक्टर में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाली क्या बनी है, टेक्निक बनी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इवन इन डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरिया सच एज माउंटेन्स वगैरह। ठीक है, मतलब कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए हम जो माउंटेन की कंडीशंस वगैरह जो भी होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक कंडीशंस, फिज़िकल या फिर मैं बोलूँ वहाँ पे कोई वॉल्केनिक इरेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम किसके ज़रिए देख सकते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होती है। तो हमारी एप्लीकेशन यूज़ होती है, पहला कि मैंने शायद डिस्कस भी किया था कल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं फिर भी बता देती हूँ। पहला हमारा आता है एजुकेशन। ICT इनेबल द एजुकेशन टीचर्स एंड रिसर्चर्स टू गेन नॉलेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। द इनिशिएटिव टू इनकॉर्पोरेट ICT इन एजुकेशन आर मेंशन बिलो। कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ स्वयं हमने देखी भी थी, किससे चालू की थी, एजुकेशन एंड NPTEL मिनिस्ट्री ने IIT मद्रास से, किसकी हेल्प से, गूगल INC की हेल्प से, और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड और डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NPTEL ने, जो कि IIT मद्रास की हेल्प से, गूगल INC ने इसको डेवलप किया और परसिस्टेंट सिस्टम ने भी इसको डेवलप करने में हेल्प की। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है, ये 3 प्रिंसिपल बेस्ड है एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की, एक्सेस, इक्विटी और इक्वालिटी पे। इसके जो फॉर्मेट है स्टडी मटेरियल का वो किस तरीके से है कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएगा, रीडिंग मटेरियल देगा जो कि डाउनलोड और प्रिंटेड फॉर्म में हो, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देगा और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम चालू रखेगा, किसके लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, जो कि हमारे आजकल की कोई भी ऑनलाइन ऐप जो होती है वो ये सब चीज़ें करती हैं, तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा। सेकेंड वन इज़ आई शेयर फॉर इंडिया। शेयर ऑफ इंडिया जो है इट इज़ एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये चालू की गई है। इसमें क्या है कि मोबाइल इनेबल ऐप्स जो हैं या फिर वेब बेस्ड ICT सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज जो है, जिसमें किसी इंडियन लैंग्वेज में क्या हो, अवेल करवाया जाए उनको, बच्चों को। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट है इसमें सारांश पोर्टल जो है वो कब लॉन्च किया गया, 2015 में CBSE के द्वारा, और इसका प्राइमरी एम है कि प्रमोट किया जाए किसको, ICT को एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ ई पाठशाला जो है वो इनिशिएटिव है, किसके ज़रिए स्टार्ट की गई, स्टार्ट किसके ज़रिए की गई है, CIET के ज़रिए, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसका क्या काम है कि इसको ये एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और एजुकेटर्स या पेरेंट्स, कोई भी देख सकता है उनको। और ये डेवलप किसके ज़रिए की गई है, CIET और NCERT के ज़रिए। नेक्स्ट वन हमारी बात आती है डिजिटल जेंडर एटलस। इसमें क्या होगा, लो परफॉर्मिंग जोग्राफिक पॉकेट जो है गर्ल्स के लिए, इसमें स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप को टारगेट किया गया है। इसमें मेनली है SC ST और मुस्लिम माइनॉरिटीज़। ठीक है, यानी जेंडर स्पेसिफिक है ये गर्ल्स का मेनली। नेक्स्ट वन इज़ बैंकिंग जो है वो ICT हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ICT जो है वो सेंटर बन गया किसका, बैंकिंग सिस्टम का। कैसे, द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज विच इंक्लूड्स सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, automatic teller machine that is ATM, internet banking, unified payment interface that is UPI, and many more have been made possible due to the contribution of ICT sector in banking। मतलब कि अगर ICT ने हमारी बैंकिंग को काफ़ी आसान किया है किसी हद तक, हम UPI से पेमेंट करते हैं, हम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और हम ATM के ज़रिए कैश निकाल सकते हैं, तो ये हमारी बैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है ICT का रोल। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारी बात आती है इंडस्ट्री में भी काफ़ी हमारा हेल्प है। कैसे, ICT हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट के लिए, बाइंग एंड सेलिंग
of bonds in the stock market have been made possible only due to the contribution of ICT। मतलब कि ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो है ही है कि हम इसमें प्रोडक्शन से लेके प्लानिंग, कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट जो है वो ICT के ज़रिए ही कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है स्टॉक जो मार्केट के हम बॉन्ड्स बेचते हैं या ख़रीदते हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, सारे ICT के ज़रिए होते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारा काम आते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यूटिलाइज द लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज इंटरनेट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किस पे अवेल होती है, हमारे इंटरनेट पे अवेल होती है। नेक्स्ट हमारी बात आती है साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी जो है ICT का काफ़ी सारा रोल है, जैसे कि CAD दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी काम आते हैं, लाइक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में ये काम में आते हैं। ये हेल्प करते हैं इंजीनियर्स को एनालाइज करने में डेटा और डिज़ाइन करने में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स और ऑटोमोटिव व्हीकल्स, ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी जो है एक तरीके की टेक्निक है जिसमें कि एनकोडिंग टेक्निक है स्पेशली, ठीक है, जिसमें कि कम्युनिकेशन होता है, किसका, एनकोडिंग टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द एक्चुअल मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड इन एन unreadable format using varied algorithms. This text is called as ciphertext। मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को किसी ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, एनक्रिप्ट कर देना कि वो रीड न किया जा सके। तो रिसीवर जो है वो रिसीव करता है मैसेज को और डिकोड करता है या डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। तो इसकी दो ब्रॉड टेक्निक है, पहली सिमेट्रिक की टेक्निक और दूसरी है पब्लिक की टेक्निक। अब क्रिप्टोग्राफी जो है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, cryptography implements the various aspects of information security like that data confidentiality, data integrity, authentication and non repudiation। मतलब कि ये सारी जो मैं बात करूँ क्रिप्टोग्राफी का मेनली कि ये पब्लिक होने से डेटा को बचाता है, ठीक है। आपका डेटा जो है वो आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट वन हमारी बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट इज़ इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। IoT is the internet concept where each and every device or object is identified uniquely. Unique ID is assigned as a source of communication। ये तो हमें पता ही है कि जैसे हर डिवाइस का जो है हर अलग अलग ID होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का अलग IP एड्रेस हो गया, हमारे मोबाइल का अलग IEMI नंबर हो गया, रिस्पेक्टिवली सब चीज़ों का अलग यूनिक नंबर होता है। These objects can be of by smartphones, laptops, house switches system, temperature adjustment system and healthcare devices। ये सभी devices जो हैं IoT के अंदर आते हैं। All the devices communicate with each other and when required। और ये device जो है वो एक दूसरे से communicate कर पाते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि हम कंप्यूटर पे से ज़रिए जो है मोबाइल पे भी मैसेज भेज सकते हैं। These devices have built-in features like sensors, Wi-Fi connection and underlying internet connections and communicate with each other even without human intervention। और ये जो devices हैं ये विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एक बिल्ड इन फीचर्स लेके आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें वाईफाई कनेक्शन जो हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये सेंसर्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्ड इन आती हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है नेट न्यूट्रलिटी की। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है मीन्स दैट द यूज़र गेट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इंटरनेट ट्रैफिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि उन्हें एक्सेस हो जाता है यूज़र्स को कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डिवाइस को, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट ईयर्स देयर हैव बीन वायलेशंस ऑफ नेट न्यूट्रलिटी बाय सर्टेन गवर्नमेंट एंड कंपनीज। सर्टेन कंपनीज ने और गवर्नमेंट ने नेट न्यूट्रलिटी को तोड़ा है, वायलेट किया है इसके रूल्स को। कैसे? FCC दैट इज़ फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन enacted the Open Internet Order in 2010 in order to prevent large communication firms from stifling competition and innovation online। इसमें नेक्स्ट बात करती हूँ मैं FCC जो है FCC in its order stated that the net neutrality rules were intended to preserve the internet as an open platform enabling consumers choice, freedom of expression and end user control, competition and the freedom to innovate without any permission। मतलब कि वो कहीं से भी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड यूज़र कंट्रोल, कंज्यूमर चॉइस, कंपटीशन, फ्रीडम टू इनोवेट विदाउट परमिशन, ये सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल करवाता है कौन? नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है।
कि इंडिया में कोई नेट न्यूट्रलिटी लॉ नहीं है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाया हो। तो एंड इंडिया इज़ येट टू कम अप विद ए ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल लॉ, और इंडिया को इसको एक लॉ बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्राइम कम हो हमारे इसमें, और क्या बोलते हैं, वॉयलेशन भी कम हो। नेक्स्ट हमारी आती है बिज़नेस। बिज़नेस में हमें पता ही है कंप्यूटर जो है वो मैनेजिंग फाइनेंशियल और बिजनेस रिकॉर्ड्स के लिए काम में आता है। डेटाबेसेस वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ में भी काम में आ जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सोफेस्टिकेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर एक्सटेंसिवली यूज इन डे टू डे कॉमर्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इसमें हमारा ICT का रोल अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी हमारा आता है दैट इज़ ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे हमें पता ही होता है मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन कैरी आउट होती है हमारी। नेक्स्ट हमारी बात आती है कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूटिलाइज बाय कनेक्टिंग द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स फॉर कैरिंग आउट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। अब इसमें क्या होता है, हमारा टेलीकम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या मोबाइल्स वगैरह जो है वो कनेक्ट होते हैं आपस में ई कॉमर्स में हमारे, तभी तो हम पेमेंट कर पाते हैं। अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो मानो हम हमारे मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम जब वो रिसीव करते हैं तो हम पेमेंट भी तो करते हैं, तो हम चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कनेक्ट होता है डेटा, जब मैं बात करूँ हमारा ICT के साथ कनेक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ हमारा QR कोड। QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। दैट मीन्स इट इज़ अ 2 डायमेंशनल कोड, ठीक है, विच इज़ इट कैन बी सेट टू ए नेक्स्ट लेवल बार कोड विथ एनहांस्ड फीचर्स। इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं वो अब देखते हैं कि QR कोड्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वेब URL, पिक्चर्स, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड नंबर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट नीड टू ए डेडिकेटेड डिवाइस, इसको किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, केवल स्मार्टफोन के कैमराज जो होते हैं या फिर डिजिटल कैमराज को इसको स्कैन करना है। सिंपली और ईजी इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर होता है इसमें, ठीक है, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाहते हैं वो ईजिली इसमें डल जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी गवर्नेंस। गवर्नेंस का हमें पता ही, हमने पढ़ भी चुका है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड गवर्नमेंट्स ईजियर, स्मूथर एंड सिटीजन सेंट्रिक। कैसे? द प्रोवाइजन ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स हैव बीन मेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ई पायलट। ई पायलट क्या है? तो ई पायलट हम देखते हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ई सर्विलेंस। सर्विलेंस के लिए स्टार्ट किया गया है। ई सर्विलेंस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ कैमराज दैट आर इंस्टॉल्ड इज एन एरिया स्पेशली सच एज नेशनल पार्क्स विच कैन बी मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द मूवमेंट अराउंड इट एट 360 डिग्रीज, ठीक है। दीज कैमराज आर फिटेड विद नाइट विजन फीचर्स। द सिस्टम कैन राइज एन अलार्म्स एज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब ये सर्विलेंस के लिए काम में लिए जाते हैं। अब इसका कहाँ पे यूज़ है? इंडिया में नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ अप्रूव द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज कैमराज इन कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है, जहाँ पे नेशनल टाइगर की सिक्योरिटी के लिए इनको इंस्टॉल किया गया है। अब ICT के गवर्नेंस में क्या बेनिफिट्स हैं? तो ट्रांसपेरेंसी देता है, ये हमने देख ही लिया। एफिशिएंसी जो है, जो हमारी करंट सिस्टम, the efficiency of the current system as it would have the same money and the time, better facilitation of communication between the government and business will be possible। इसमें आराम से ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में आराम से प्रोवाइड हो पाती है। नेक्स्ट हमारी बात आती है मेडिकल फील्ड्स। मेडिकल फील्ड्स में क्या है? MRI में काम आता है। कैसे? 3D बॉडी के स्ट्रक्चर्स की या मैं बोलूँ बॉडी ऑर्गन्स की इमेजेस देने में। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि रोबोटिक सर्जरीज जो हैं, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज़ परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस यूटिलाइज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। रिमोट सर्जरीज़ की जा रही हैं आजकल, या फिर मैं बोलूँ रोबोटिक सर्जरीज़ की जा रही है। किसके ज़रिए की जा रही है? डॉक्टर्स के ज़रिए। इनको यूज़ करता कौन है? रोबोट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में मतलब हमें कि जैसे हम ऑनलाइन किसी डॉक्टर से हमें हमारी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाते हैं, जैसे कि कोरोना में हुआ था कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते या वो हमारे पास नहीं आ पाते, तो हम जो है ऑनलाइन उनसे चेकअप ले सकते हैं और वो हमें मेडिकेशंस दे जाते हैं जिनकी वजह से हम जो है जल्दी से ठीक होते हैं।
तो उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा इसका रोल है ICT का। नेक्स्ट हमारी बात आती है DNA सुपर कंप्यूटर। DNA सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अब DNA सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? एक कंप्यूटर दैट हैज़ स्पेशलाइज इन जीनोम सिक्वेंसिंग। जीनोम सिक्वेंसिंग ये जो वर्ड है ये हम बायोटेक्नोलॉजी में भी देखेंगे, तो एक बार आप इसमें देख लीजिए, जो भी इसका नॉर्मल यूज़ आता है, डिटेल में हम इसे बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। इट हेल्प्स इन DNA सिक्वेंसिंग। DNA सिक्वेंसिंग में काम करता है ये। मैंने डिजीज़ जैसे कैंसर्स वगैरह जो है ये जीनोम सिक्वेंसिंग के ज़रिए जो है वो हम इसको रिकवर कर पाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, स्टेटस रिपोर्ट एनालिसिस जो है सब ICT के ज़रिए हो सकती है। हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसे डायग्नोस करवा सकते हैं अपने आप को, हमारा रिपोर्ट का स्टेटस पता कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट की जो है एनालिसिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो है, एंटरटेनमेंट ICT हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ए बूम इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या है, बूम आया है। कैसे? तो वैसे तो सबको पता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, पर जैसे कि मैंने बात की थी ऑनलाइन गेम्स एंटरटेनमेंट के तौर पे, स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, डिजिटल टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो, दैट इज़ हम इसको किस किस ज़रिए से चला सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस के ज़रिए, कैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स और केबल कनेक्शंस, ये तो सभी को पता ही होगा। वाईफाई और 4G या 5G टेक्नोलॉजी, पहले तो 4G आती थी, अब 5G भी आ गई है, लॉन्च हो गई थी, ठीक है। अब है नेक्स्ट वन हमारा एंटरटेनमेंट के बाद में होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है? एक टेक्निक है जो 3 डायमेंशन क्रिएशन इनेबल करती है। कैसे? लेज़र के ज़रिए, डिफ्रैक्शन, इंटरफेस, लाइट इंटेंसिटी, रिकॉर्डिंग, इसके ज़रिए। ये सारे टर्म्स जो हैं वो हम जो जनरल साइंस है उसमें देखेंगे सारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप इनको एक बार इनके वर्ड्स जो हैं वो आप मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, अगर होते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं आप इस टॉपिक को, 3D होलोग्राफी को मेनली। ये व्यूअर को अलाउ करता है कि वो फील कर सकें उस ऑब्जेक्ट को सामने अपने एज ए 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो गाइज़ ये जो नोट्स हैं ये आपको अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं। बाकी अगर आप PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमारा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, उस पर जाके आप पिन मैसेज पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये नॉमिनल फ़ीस में मिलेगा। इसकी फ़ीस भी रखने का रीज़न यही है कि जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए नॉमिनल फ़ीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। इतना तो हम मेनली जो है वो डेली रूटीन में खर्च भी कर देते हैं। तो आपको वहाँ जो है ये डेटा अरेंज एकदम फॉर्मेट में मिलेगा, PDF जो भी मैंने अभी तक करवाया है वो भी मिल जाएगा, और बाकी जो आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज़, आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ आया हो। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरीज़ में ज़रूर डालें।